हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। एम्प्लॉय कॉस्ट का एक सेशन हो चुका था। ये हमारा सेकंड सेशन है और इसके अंदर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं ये चैप्टर लंबा। सेकंड जो है, अभी जो हमने क्या किए थे, हम क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे। लेबर अर्निंग के बारे में पढ़े, लेबर कॉस्ट के बारे में पढ़े, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, लेबर कॉस्ट वगैरह, ओवर टाइम एफिशिएंसी रेशियो। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग लेबर कॉस्ट टू जॉब। ये जो है हमारा जो जस्ट इससे पीछे वाला सेशन था उससे रिलेटेड ये, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए हम क्या कर लेते हैं, रेट कैलकुलेट कर देते हैं कि लेबर और रेट हमारी क्या रहेगी। ये रेट रहेगी कि सपोज पर और जो है वो हमने रेट कैलकुलेट किया कि पर और हमारे 30 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आता है या पर और हमारा 300 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आता है, जो भी हमने कैलकुलेट किया। अब उसके बाद में क्या किया, वो रेट डिसाइड कर दी। अब जो एम्प्लॉय जहाँ जहाँ जो जो काम करेगा, लाइक जैसे अपना गैरेज का काम है तो उस केस के अंदर सपोज एक 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 मोहन की स्कूटी आई, उसके ऊपर वो 2 घंटे काम किया, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, 2 घंटे मल्टीप्लाई बाय जो 300 रुपये ना, उसके हिसाब से उतना अमाउंट जो वो उससे चार्ज कर देंगे। और इस तरीके से जिस जिसको आएंगे, जिस जिस पे वो काम करेगा उस हिसाब से क्या करते जाएंगे, उनसे चार्ज करते जाएंगे। ठीक है सर, सही बात है। एक इलिस्ट्रेशन करवा दो तो पूरा अच्छे से समझ आ जाए। तो भाइयों ये देखिए, यहाँ पर दो एम्प्लॉई है, ए और बी। इनके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक सैलरी है दोनों की 1000, तो ये लो 1000। डीए जो है दोनों का है 50% ऑफ बेसिक वेजेस, मतलब कि 500 500। उसके बाद में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जो 8% ऑफ बेसिक वेजेस। कितना हुआ? बेसिक वेजेज कितना, 1000 है। 1000 का 8% कितना हो गया, 80 रुपीज़। अब देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। चार्ज करने के लिए क्या चार्ज करेंगे, लेबर कॉस्ट चार्ज करेंगे। लेबर कॉस्ट चार्ज करते हैं तो लेबर कॉस्ट क्या होता है, एम्प्लॉयर की जेब से कितना जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी जेब से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्या कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। 80 रुपये उसने दिए, ये कंसिडर करेगा क्या? हाँ जी, ये कंसिडर करेगा। उसके बाद में वैसा वैसा ईएसआई का ये कंसिडर नहीं होगा और ये 20 रुपये कंसिडर हो जाएगा। तो टोटल इनका यहाँ तक का पेमेंट कितना हो गया, 1500, 1600 दोनों का हो गया। इसके बाद में नॉर्मल वर्किंग और जो है वो 100 है। ओवर टाइम इज पेड एट टोटल ऑफ नॉर्म सॉरी डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड डीए। टू वर्कर आर एम्प्लॉयड ऑन द जॉब पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। पी क्यू और आर तीन जॉब है अपने पास। ए ने क्या किया, 40% अपना टाइम जो वो किस पे दिया, पी पे दिया। क्यू ने अपना 30% दिए, क्यू पे 30% दिया और आर पे 30% दिया। वैसे वैसे जो जो वर्कर बी है उसने 50% पी पे दिया, 20% क्यू पे दिया और 30% आर पे दिया। ओवर टाइम जो वो कह रहा है कि स्पेसिफिकली, सॉरी यहाँ पर वाई है, ओवर टाइम जो वो क्यों कर दीजिए इसको। हम्म, ये लीजिए, इसको क्यों कर दीजिए। ओवर टाइम जो वो क्यों पे हुआ, अगर स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर जॉब पे काम हुआ ओवर टाइम तो उस केस के अंदर वो उसी पे चार्ज करेंगे। सर क्या है क्वेश्चन, अभी देखिए क्वेश्चन समझने से पहले हम क्या कर देते हैं, ओवर टाइम की रेट कैलकुलेट कर देते हैं। ओवर टाइम रेट, तो वो क्या कह रहे हैं, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड डीए। नॉर्मल वेजेज और डीए जो है उसका डबल। अब नॉर्मल वेजेज कितना है, ओवर टाइम किसने किया है, टू वर्कर एम्प्लॉयड, ओवर टाइम नॉर्मल वर्किंग, यहाँ लिख दीजिए, एक किसी का भी लिख दीजिए ओवर टाइम। ओवर टाइम आवर्स लिखे नहीं है क्या, सॉरी भाई, लिख दीजिए ओवर टाइम आवर्स तो 10 आवर्स बाय वर्कर बी। ये यहाँ पर साथ में लिख देते हैं ताकि ओवर टाइम आवर्स 10 आवर्स बाय वर्कर
क्लियर है। ओवर टाइम जो वो 10 घंटे हुआ है और वो वर्कर बी ने किया, तो ओवर टाइम की पहले रेट कैलकुलेट करनी होगी। वो क्या कह रहा है, डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड डीए। तो नॉर्मल वेजेज और डीए कितना बनता है इसका, 1000 और 50 कितना, 1500 रुपये बनता है। 1500 कितने घंटे के लिए बनता है इसका, नॉर्मल वर्किंग और कितने, 100 घंटे। तो ये डिवाइडेड बाय 100, तो कितना बनता है इसका, 15 रुपीज़ पर और नॉर्मल रेट जो इसकी ये बनती। तो ओवर टाइम रेट क्या हो जाएगी, डबल द नॉर्मल वेज एंड डीए, तो 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 रुपये। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या ये लेबर कॉस्ट पर और है क्या, नहीं, ये लेबर कॉस्ट पर और नहीं है, ये ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब ओवर टाइम जब वो दिया जाता है एट द डबल रेट से दिया जाता है ऑफ द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड डीए। नॉर्मल वेजेज और डीए जो बनता है उसके डबल दिया जाता है। तो नॉर्मल वेजेज और डीए का हमने कैलकुलेशन किया, तो इन दोनों इसका नॉर्मल वेजेज और डीए बनता है 1500। 1500 100 घंटे का है, तो पर और कितना बनता है उसका, टोटल 15 रुपये बनता है। क्या 15 रुपये देंगे क्या, नहीं 15 नहीं देंगे, उसको 30 रुपये देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, लेबर और रेट कैलकुलेट करनी होगी पहले तो किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का जो टोटल कॉस्ट कितना दे रहे हैं हम, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स सीधा ही दे रखा है इसमें। बाकी अगर टोटल दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, टोटल में से नॉर्मल आइडल टाइम लेस करते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। हम क्या करते हैं, इसको टोटल कितना पैसा देते हैं, 1600 रुपये देते हैं। ए को 1600 रुपये देते हैं, कितने घंटे के लिए, 100 घंटे के लिए। तो पर आवर कितना रुपये होता है, 16 रुपये पर आवर। क्लियर है। बी को जो है वो क्या करते हैं, बी को भी 1600 रुपये देते हैं, 100 घंटे के लिए देते हैं। तो पर आवर कितना हो गया, 16 रुपीज़ पर आवर। सर तो ऊपर तो यहाँ पर तो इसका 15 रुपये पर आवर आ रहा था। देखिए यहाँ 15 रुपये पर आवर आने का कारण क्या था कि यहाँ पर ये जो है ओवर टाइम जो वो सिर्फ नॉर्मल वेजेज और डीए पे ही कैलकुलेट हो रहा है। इसके ऊपर पीएफ के अंदर और ईएसआई के अंदर जो पैसा जा रहा है उस पर नहीं हो रहा है। ओवर टाइम रेट क्या है, ओवर टाइम रेट क्या है, ओवर टाइम रेट हो गई उसकी 30 रुपीज़ पर आवर। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि जॉब पी क्यू और आर में कितना कितना बाइफरकेट होगा। तो देखिए अगर हम बात करें वर्कर ए की, तो वर्कर ए ने जो टोटल 100 आवर्स काम किया उसमें से कितना परसेंट, 40 30 और 30 से, तो 40% इसने यहाँ काम किया। इसने क्या किया, उसके जितने 100 है उसमें से 30% क्यू पे किया, और उसके जो टोटल 100 आवर्स है उसमें से 30% यहाँ किया। 100 का 40% मतलब 40 घंटे इसने यहाँ काम किया। और इसकी रेट क्या है पर और कितने रुपए चार्ज करता है, ये कितने रुपए इनकर होते हैं इसके, 16 रुपये। ये मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 16, 40 इंटू 16 कितने हो गए, 640, 30 इंटू 16 480 और 480। वैसा वैसा वर्कर बी की बात करें, टोटल वो भी कितने घंटे काम कर रहा है, 100 घंटे काम कर रहा है सर। कैसे कैसे कर रहा है, 50 20 और 30%। तो 50% मतलब कि 50 घंटे यहाँ हो गया, रेट इसकी भी 16 ही है। 50 20 और 30 है, 20% यहाँ हो गया, मतलब 20 घंटे यहाँ हो गया 16 के हिसाब से। और 100 इंटू 30% मतलब 30 घंटे 16 के हिसाब से यहाँ हो गया। तो ये हो गया 50 इंटू 16 कितने हो गए, 800, और 20 इंटू 16 कितना हो गया, 320, और 30 इंटू 16 कितना हो गया, 480 रुपये। ओवर टाइम स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है तो वो उसी पे चार्ज होगा। ओवर टाइम कितने घंटे हुए, 10 घंटे हुआ है, और वो भी वर्कर बी ने किया है, और किस पे किया है, क्यू पे किया है। तो ओवर टाइम की रेट क्या निकाली थी, 30 रुपये निकाली थी, 10 घंटे के हिसाब से 300 रुपये यहाँ चार्ज कर देंगे। इस तरीके से ये क्या किए जाएंगे, जॉब पे चार्ज किए जाएंगे। सर मतलब
कल वाला कॉन्सेप्ट ही आप वापस बता रहे हो, बाकी इसमें खास कुछ नया बताया नहीं। हाँ जी भाई, सही बात बता रहे हैं, कल वाला एक कॉन्सेप्ट बताया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लेबर और रेट कैलकुलेट कर देते हैं उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसको चार्ज करना होता है जॉब के अंदर। समझ आ रही बात? जैसे मेरी कंपनी के अंदर मैंने 2 लेबर निकाले और दोनों के रेट है जो आगे कि पर आवर में 16 रुपये चार्ज करता हूँ। अब मैं चार्ज कैसे करूँगा, वो जहाँ जहाँ काम करेंगे ना उस जॉब पे चार्ज करूँगा। जैसे हम PQR पे काम किया तो वहाँ वहाँ चार्ज करूँगा। ओवर टाइम अगर स्पेसिफिक किसी जॉब से रिलेटेड है तो उसी से चार्ज कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद में लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर ये क्या होता है? देखिए, मटेरियल टर्नओवर जितना ज़्यादा हो ना उतना अच्छा है। मटेरियल टर्नओवर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और लेबर टर्नओवर जितना ज़्यादा हो उतना खराब है। सर ऐसा का है? मटेरियल टर्नओवर ज़्यादा है, इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इन्वेंट्री आ रही है और जल्दी जा रही है, मतलब कि हम परचेज करके ला रहे हैं और जल्दी सेल कर रहे हैं। क्या सही बात है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आपकी दुकान हो तो ऐसा करना होगा तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? तो जाहिर सी बात है खुश होंगे, मज़ा आ जाएगा कि जल्दी से आ रहा है, जल्दी से जा रहा है, जल्दी से मुनाफा कमा रहा है। लेबर जो होता है ना वो कैसा होता है, बच्चे के जैसा होता है कंपनी के लिए। अब वो आता है, नो सीखे होता है, कंपनी उसको क्या करती है, पूरा परवरिश देती है, पूरी ट्रेनिंग देती है, पूरा समझाती है, तो फिर वो क्या होता है, एक बढ़िया काम करने के लायक एम्प्लॉय बनता है कुछ समय बाद। यूँ समझिए कि माता पिता ने बच्चे को बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और जब वो कमाने के लायक हुआ वो क्या कर लिया, लव मैरिज कर लिया और भाग लिया। तो उस केस के अंदर क्या होगा, माता पिता खुश होंगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उनका अर्निंग देने वाला सोर्स होना चाहिए था वो तो चला गया। क्लियर है? वैसा वैसा कंपनी के अंदर क्या होता है, लेबर जब आता है ना तो वो इतना ट्रेंड नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे काम करता है तो ओवर द टाइम उसकी क्या होती है, स्पीड बनती है, उसका एक्सपीरियंस काम आता है, और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आता है। और जब एक्सपीरियंस हो और फिर उसके बाद में चला जाए तो प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं कि लेबर टर्नओवर कितना है। अगर लेबर टर्नओवर कम है इसका मतलब क्या, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका एम्प्लॉय जो है हमारी कंपनी के साथ खुश है और बढ़िया चल रहा है, मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय रह रहे हैं। अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है इसका मतलब या तो हम कंपनी लेबर के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं कर रही, किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ सैलरी ही एक एटमोसफेयर, सैलरी ही एक कारण नहीं होता है कि लेबर टर्नओवर हो, मतलब कि सैलरी की वजह से ही लेबर टर्नओवर हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि यहाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं है तो भी वो जा सकता है, और फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय क्या कर सकता है, हमें छोड़ के जा सकता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लेबर टर्नओवर जो वो कंसिडर करते हैं। तो लेबर टर्नओवर इस वजह से कैलकुलेट किया जाता है। अब लेबर टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी क्या होगी, कॉस्ट भी इनकर होगी। सर कॉस्ट कैसे इनकर होगी लेबर टर्नओवर पे? देखिएगा भाई, लेबर टर्नओवर अगर हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय जो आ रहे हैं और एम्प्लॉय जा रहे हैं। अब एम्प्लॉय जा रहे हैं तो एम्प्लॉय जा रहे हैं, उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, वापस नया एम्प्लॉय लाना होगा। नया एम्प्लॉय लाना होगा तो उसके सिलेक्शन के लिए कॉस्ट लगेगी, मतलब रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगेगी। फिर उनके बाद में उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर वापस वो सीखेगा, उस सारे में कॉस्ट लगती है। क्लियर है? तो लेबर टर्नओवर से रिलेटेड कॉस्ट भी इनकर होती है। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट जो 2 कंजिक्यूटिव जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लेबर टर्नओवर और उसके बाद में कॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ये 2 कॉन्सेप्ट है जो लगातार के अंदर ही है। समझिएगा भाई क्या होता है लेबर टर्नओवर, ये हम जान चुके हैं। इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके, एक तो है रिप्लेसमेंट, एक है सेपरेशन और एक है फ्लक्स मेथड। समझिएगा, बहुत आसान है, समझिएगा बहुत ही आसान सा है। 2 वर्ड है, रिप्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, कोई गया है उसकी जगह आया है तो वो क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट कहलाएगा। अभी उनकी ताज़ी ताज़ी लड़ाई हुई है, पुराने वाले से बात नहीं चल रही है, इतने में हम वहाँ जाके थमक जाए और हम बात करना शुरू कर लें, तो वो क्या है, रिप्लेसमेंट है। अभी तक उसने किसी से बात नहीं की है और हम कोशिश कर रहे हैं और हम सफल हो जाए तो वो क्या है, रिक्रूटमेंट है।
समझ पा रहे हो बात? समझिएगा, कंपनी के अंदर आज से आज तक कोई भी टेली कम्युनिकेशन टाइपराइटर की पोस्ट नहीं थी। अब वो पोस्ट क्रिएट की गई और वहाँ पर रिक्रूटमेंट किया गया, तो वो न्यू रिक्रूटमेंट कहलाएगा। यहाँ टाइपराइटर था और वो भाग गया और उसकी जगह हमने कोई दूसरे टाइपराइटर को लेके आए, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्लेसमेंट कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जो जगह खाली हुई है उसकी जगह कोई आया तो वो रिप्लेसमेंट है। जगह नहीं बनाई गई और वहाँ पर नए एम्प्लॉय को लाया गया तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? रिक्रूटमेंट। जगह नहीं का मतलब यही नहीं है कि मतलब वो पोस्ट नहीं ही क्रिएट हो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले 4 कैशियर थे और अब 5 कैशियर रखेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिक्रूटमेंट कहलाएगा। 4 कैशियर थे और 4 में से एक चला गया और उसकी जगह किसी और को लेके आए, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्लेसमेंट कहलाएगा। समझ पा रहे बात? देखिएगा, बहुत आसान है। रिप्लेसमेंट क्या कहता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज replaced divided by average number of एम्प्लॉय। जो रिप्लेस हुए डिवाइडेड बाय एवरेज करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सर तो सेपरेशन में क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस कितने हुए एवरेज पे, जैसे कि भाई 5 जो है वो रिप्लेस हुए 1000 पे, तो हम क्या कहेंगे? 5% रिप्लेसमेंट रहता है। सेपरेशन क्या होगा? अगर 10 छोड़ के जा रहे हैं 1000 पे, तो हम क्या कहेंगे? 10% हमारे क्या हमसे क्या हो रहे हैं? जुदा हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड। अब सेपरेटेड भी 2 तरीके से हो सकते हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन हमारे फॉर्मूले के अंदर ज़्यादा यूजफुल है नहीं। बाकी होता है क्या है, एक तो होता है फायर्ड होता है और एक क्या होता है? रिजाइन होता है। आगे वाला आया और उसने हमारे मुंह पे मार कर चला गया अपना रेजिग्नेशन लेटर की, नहीं करना मुझे आपके यहाँ नौकरी में, खुददारी का काम करूँगा, ऐसा करके निकल लिया, गाँव जाऊँगा, खेती करूँगा वगैरह वगैरह, वो सिंघम वाला डायलॉग देकर निकल गया, तो वो क्या है? वो है रिजाइन। और एक हमने क्या किया, हमने उसको कहा कि निकल मेरी कंपनी से, तू लायक नहीं है इस कंपनी के अंदर खड़ा रहे, ऐसे इसके लायक नहीं है, और ऐसा करके हमने किसी को निकाला, तो वो क्या होता है? वहाँ पर हम क्या करते हैं? उसको फायर कर रहे हैं। क्लियर? तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर इतना इसका बाइफर्केशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड देखेंगे सिर्फ कि हमें छोड़ के गए हैं, चाहे हमने उनका हाथ छोड़ा है चाहे उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा है, उससे कोई खास फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं। डिवाइडेड बाय वही एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो सर फ्लक्स मेथड क्या है? बस फ्लक्स ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। फ्लक्स ने क्या कहा? सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये यहाँ पर आपने बी क्यों लिखा है? देखिए, फ्लक्स मेथड 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। एक तो कहता है सेपरेटेड और रिप्लेस्ड ही लो, और एक कहता है क्या? सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसा कर दो, ठीक है सर। देख लिए दोनों फॉर्मूले। सर ये वाला कब लगेगा? ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे, ऐसा नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अगर न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात हो रही है तो उस केस के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, या फिर ये सेपरेटेड प्लस रिप्लेस से अपनी बात नहीं बन रही तो उस केस के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? सर एक क्वेश्चन हो जाए इस पर तो मज़ा सही आ जाए। बस आप लोगों ने कहा और आपकी मांग पर ये हमारा इलस्ट्रेशन। फ्लक्स रेट जो है वो है, फ्लक्स जो रेट है ये यहाँ पर फ्लक्स कर दीजिए 10% है, रिप्लेसमेंट रेट 15% और सेपरेशन रेट 3% है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस जो है वो 30 है। आपको बताना है रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइन,
मतलब रिक्रूटमेंट एंड न्यू जॉइंट दोनों पूछ रहा है, मतलब कि फ्लक्स मेथड बी वाला लगेगा। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, जो हमें छोड़ के गए या हमने जिनको निकाल दिया। एंड में लिखा है मतलब हमें टोटली बताना है इनका। और इक्विवेलेंट लेबर टर्न और रेट्स फॉर द ईयर, और ये साल भर के लिए कितना होगा देखिएगा। सबसे पहले तो तीनों लिख देते हैं, सेपरेटेड, रिप्लेस्ड और फ्लक्स। ठीक है सर, लिख दिया। सेपरेटेड में अभी शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज, या रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज, यहाँ सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड प्लस रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज। ये मान के चल रहे हैं कि ये बाद में देखेंगे, अगर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो उसको जीरो मान लें। अभी उसने हमें क्या दिया, सिर्फ दिया रिप्लेस्ड, वो कह रहा है रिप्लेस्ड जो वो 30 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कह रहा है कि 30 डिवाइडेड बाय एवरेज जो है वो पता नहीं कितना, इसको मल्टीप्लाई करें अगर 100 से, देखिए सीधा यहाँ 100 भी लिख सकते हो और वहाँ भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। मल्टीप्लाई अगर करें 100 से तो कितना आता है, 3 आता है। समझ आ रही बात, या फिर 3% का साइन है, वो परसेंटेज घटाओगे तो सीधा ये यहाँ से 100 हटा के सीधा इसके डिवाइड में भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। क्लियर है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये यहाँ सीधा 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है परसेंटेज का साइन जब भी हटाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, 30 डिवाइडेड बाई एवरेज इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 100। बात वही है, ये 100 इधर से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज का साइन जब भी जाएगा तो 100 डिवाइड में आएगा। अब हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि हम क्या चाहते हैं कि एवरेज जो वो कैलकुलेट हो, तो ये डिवाइड में इधर क्या कर देगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू 30 इंटू 100, और फिर एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 1000। ये तो कर लोगे ना आप, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। या फिर ऐसा नहीं करना चाहो तो ये इस तरीके से कर सकते हो, वज्र गुणा के हिसाब से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। अब देखिए भाई हमें क्या मिल चुका है, एवरेज मिल चुका है कि एवरेज जो है वो कितना 1000 है। ओ सॉरी, रिप्लेसमेंट 15% है भाई साहब, माफ़ी 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 चाहेंगे हम। रिप्लेसमेंट जो वो कितना है 15% है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, डिवाइड में 15 हो जाएगा। भाई साहब गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, 15, तो ये कितना हो गया 30 भाग 15। भाई एक इसके अंदर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ये हो गई है, ये यहाँ पर 5% नहीं है, ये 15% नहीं है, ये 5% है। एक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, अभी सही कर देते हैं हम। 2 सेकंड लगेंगे, माफ़ी चाहूँगा, हो जाता प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो गई है जिस वजह से। तो देखिए रिप्लेस जो वो दे रखा है 30 डिवाइडेड बाय एवरेज जो है वो कैलकुलेट करना इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट रेट जो 5 है डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 इंटू एवरेज, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया एवरेज जो है वो 600 600। फिर जो है यहाँ पर जो ये फॉर्मूला रख दीजिए सेपरेटेड के अंदर, तो सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज की जगह आप कितना रख सकते हो 600 रख सकते हो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
3/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेपरेटेड इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 3/6 इंटू 3 18। ये सेपरेटेड हो गए 18, रिप्लेस जो वो 30 दे रखे। अब इसके बाद में न्यू रिक्रूटमेंट की बारी है, तो ये हो गया सेपरेटेड जो है वो 18, रिप्लेस जो है वो 30 और न्यू रिक्रूटमेंट पता नहीं, डिवाइडेड बाय एवरेज जो है वो कितना है 600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स रेट कितना है 10%, मतलब कि 10/100। 30 से 40 और 48 48 प्लस न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 600 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ये एक जीरो गया, ये 0 से 0 गया, तो ये हो गया न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू 60 माइनस 48। न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू 12। एक बार वापस देख लीजिए, देखिए एक्चुअली इसके अंदर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहा है फ्लक्स रेट 10% है, रिप्लेस 5% है, सेपरेशन 3% है और रिप्लेस जो वो 30 है। रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइन बताइए, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज बताइए और इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर बताइए। अब देखिएगा हमने सेपरेटेड लिख दिया, रिप्लेस लिख दिया। अब रिप्लेस दे रखा है तो यहाँ रिप्लेस 30 लिख दिया, एवरेज जो उससे कैलकुलेट हो गया, फिर एवरेज कैलकुलेट हुआ तो फिर सेपरेटेड पता चल गया और फिर फ्लक्स से हमें न्यू रिक्रूटमेंट पता हो गया। अगर यहीं पर ये इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर फॉर द ईयर कहे तो ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी ये जो रेट 10% है ये आपने क्वार्टरली रेट है, अगर क्वार्टरली रेट है तो 10% क्वार्टरली है तो 40% क्या हो जाएगी, सालाना हो जाएगी। क्वार्टर लिया तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, अगर मंथ लिया तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। क्लियर है। लेबर कॉस्ट टू टर्नओवर। अब देखिएगा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो वो, ये जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि क्या होगा। देखिए ऐसा बड़ा क्वेश्चन करवाने का मेन रीज़न क्या होता है, ताकि आपके क्या हो छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप से क्लियर हो जाए। क्योंकि एक छोटा सा इलस्ट्रेशन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ छोटा लेते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें क्या करना होता है, बड़ा क्वेश्चन लेना पड़ता है, ताकि क्या हो आपके बहुत सारी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो। लाइक ये वाला अगर करोगे तो आपका क्या होगा, थोड़ा मार्जिनल भी वापस रिकवर होगा और थोड़ा ये चैप्टर भी रिकवर होगा। अब देखिए लेबर अगर जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अपन उनको वापस लाएं ही नहीं, हमको उन्हें क्या करना होगा, वापस लाना भी होगा। अब हम उनको वापस लाएंगे तो उनके ऊपर हमें क्या क्या करना होगा, उनका सिलेक्शन करना होगा। मतलब रिक्रूटमेंट जैसे ये एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, उसके बाद में फॉर्म लेंगे, बाद में एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे, ये सिलेक्शन होगा। उसके बाद में सिलेक्शन कॉस्ट होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट होगा। क्लियर है, ट्रेनिंग होगी उनकी, तो ऐसा तो नहीं सिलेक्शन करते से ही होगा। अब उसके लिए हमें HR टीम रखनी होगी उनसे रिलेटेड, ठीक है, और इंसेंटिव वगैरह एक्स्ट्रा कुछ देने पड़ेंगे ताकि लेबर टर्नओवर जो है वो रुके। तो उसके लिए बहुत सारी कॉस्ट जो वो लगती है अलग अलग। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सारी कॉस्ट लग सकती है, कितनी भी लग सकती है। जिसका लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा उसका ये कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, जिसका लेबर टर्नओवर कम है उसके अंदर ये कॉस्ट क्या होगी, कम लगेगी। अब ये वाला जो है इंसेंटिव लग सकता है और बाकी इसकी जगह मेनली जो है एक ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन फोरगोन। अब जैसे हमारे लेबर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसके इसके अंदर यूनिट है जो प्रोड्यूस कम होगी, तो यूनिट प्रोड्यूस कम होगी तो सेल कम होगी, तो जो सेल करके कमा सकते तो वो कम कमाएंगे। एक इलस्ट्रेशन से आपको ये समझ आ जाएगा, है थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन आप ध्यान समझिएगा। देखो सेल किए उन्होंने 83,03,300, PV रेशियो इनका 20% और एक्चुअल हॉर्स वर्क है 4,45,000। अब वो कह रहा है टोटल पोटेंशियल लेबर और लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर जो है वो कितना है 1 लाख। और वो कह रहा है एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय हॉर्स इंक्लूड जो है वो कितना है 30,000 हॉर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूटमेंट आउट ऑफ विच हाफ ऑफ हॉर्स वर अनप्रोडक्टिव। वो कह रहा है कि देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, वो कह रहा है कि हमने क्या किया 83,03,300 रुपये की सेल किए। ठीक है सर, क्वेश्चन को तोड़ते पहले वो कह रहा है ये जो सेल किए हमने कितने में किए 4,45,000 घंटे काम करवा के। लेकिन वो क्या कह रहा है इस 4,45,000 घंटे में से 30,000 घंटे ऐसे हैं जिसमें नए जो रिक्रूटमेंट थे ना वो काम कर रहे थे, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ आवर्स वर
अनप्रोडक्टिव। वो कह रहा है इस 30,000 में से 15,000 जो थे वो अनप्रोडक्टिव थे। वो क्या थे? अनप्रोडक्टिव थे। तो इस 4,45,000 में से 15,000 तो जो थे अनप्रोडक्टिव थे, मतलब वहाँ पर काम नहीं हुआ था, तो ये 15,000 हटाए। मतलब कि सही से कितने घंटे काम हुआ? 4,30,000 घंटे ये काम हुआ। अब 4,30,000 घंटे के काम में हमने क्या किया है? 83,03,300 की सेल की है। वो कह रहा है इस लेबर टर्नओवर की वजह से टोटल मिला के 1,00,000 घंटे जो काम हो सकता था वो नहीं हुआ। अगर ये 1,00,000 घंटे काम होता तो क्या करते हम? इस 1,00,000 घंटे में कितनी सेल होती? तो हम क्या कहते हैं 4,30,000 घंटे में कितना हो रहा है? 83,03,300। थोड़ा सा समझिएगा, एक बार वापस से इसको समझाऊंगा तब आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा। 4,30,000 घंटे में 1,00,000 कोर्स के अंदर कितना हो जाएगा? 83,03,300 डिवाइडेड बाय 4,30,000 तो 1,00,000, 19,31,000 रुपये की सेल और होती। अब एक बार पूरा क्वेश्चन यहाँ तक का वापस देखते हैं ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा। मेनली मैं कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो नुकसान होता है। लाइक यहाँ वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने 4,45,000 घंटे टोटल काम किया, इसमें से 30,000 घंटे ऐसे जिसके अंदर नए लोग जो थे वो काम कर रहे थे। नए जो लोग थे वो पुराने के बराबर स्पीड में तो काम करेंगे नहीं। हाँ सर सही बात है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने 50% काम किया, बाकी 50% उनका काम टाइम जो वेस्ट हुआ क्योंकि उनको उतना काम करना आता नहीं था। तो ये 30,000 में से एक्चुअल काम कितना हुआ? 15,000 हुआ। तो टोटल 4,45,000 में से 15,000 ये घटाते तो 4,30,000 घंटे का काम हुआ। 4,30,000 घंटे काम किया ना हमने, तो उसमें सेल कितने की कर पाए हम? 83,03,300। वो कह रहा है इस लेबर टर्नओवर की वजह से 1,00,000 घंटों का नुकसान हुआ। तो अगर ये 1,00,000 घंटे काम और होता तो उस केस के अंदर क्या कहते हैं कि 83,03,000 जो 4,30,000 घंटे में काम होता है, तो 1,00,000 घंटे और काम करते तो हम क्या करते? 19,31,000 की सेल और कर देते। क्या 19,31,000 की सेल करते तो पूरा मुनाफा होता है क्या? नहीं, इसका मुनाफा कितना होता? 20% मुनाफा होता। तो मल्टीप्लाई बाय 20%, पीवी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वो कह रहे हैं 19,31,000 का 20% मुनाफा होता, मतलब 3,86,200 का लॉस हुआ। लॉस कैसा हुआ? एक्चुअल में लॉस है क्या? नहीं, ये हम कमा सकते थे लेकिन लेबर टर्नओवर की वजह से कमा नहीं पाए। अब समझिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉस्टिंग जो वो ये नहीं कहता कि सिर्फ ये नहीं कहता कि पैसे का जाना ही जाना है। वो कह रहा है कि पैसे का न आना, अगर पैसा आ रहा था और आने से रुक जाए ना तो भी वो क्या माना जाएगा? पैसे का जाना माना जाए। अब पैसा यहाँ ऐसा नहीं है कि पैसा जा रहा है, यहाँ पैसा आ सकता था लेकिन वो नहीं आया, तो भी हम क्या मानेंगे? इसको कॉस्ट मानेंगे। वो कह रहा है कि इस लेबर टर्नओवर की वजह से हमारा कुछ सेल जो हो सकती थी वो सेल नहीं हो पाती, और उस वजह से उसके ऊपर जो मुनाफा कमा सकते थे वो मुनाफा नहीं कमा पाते, तो वो भी हम हमारी कॉस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल जो था वो मेनली ये बात बताना चाहता था कि अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा होता तो उस केस के अंदर हमारा प्रोडक्शन कम होता, उस वजह से हमारी सेल जो कम हो जाती, और सेल कम हो जाती उस वजह से हम जो कमा सकते थे वो कम कमाते हैं, जिसे हम हमारी कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। क्लियर है सर? उसके बाद में आता है आपका वेजेज पेमेंट सिस्टम। ये समझिएगा क्या बोला है वेजेज पेमेंट सिस्टम, कि मजदूरों को कितना पैसा दिया जाए, मजदूरों को कितना पैसा दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए या कम दिया जाए, तो उससे रिलेटेड ये जो है वो सारी बातें। सबसे पहला तरीका तो जो है वो टाइम रेट सिस्टम, फिर है पीस रेट सिस्टम। अब समझिएगा टाइम रेट सिस्टम क्या होता है कि मैंने कहा कि लेबर ए तू मेरे यहाँ काम कर, मैं तुझे क्या करूँगा? 100 रुपये हर घंटे के दूंगा। उसने कहा कि ठीक है। मैंने एक लेबर और बुलाया बी, और उसको कहा कि 100 घंटे पर आवर के हिसाब से काम कर। उसने कहा कि ठीक है। उसने पूछा काम क्या है? मैंने कहा इनको रेट क्या बताइए? 100 पर आवर, और इसको भी क्या किया? 100 पर आवर।
मैंने इनको काम क्या दिया है, बूंदी के लड्डू बनाने। बूंदी के लड्डू बनाओ, तुम्हारा काम ये है। अब शाम हुई, इसने 8 घंटे काम किया, इसने 8 घंटे काम किया। टोटल इसकी जेब में पैसा कितना, 800 रुपये। 800 रुपये। शाम रंगीन हुई, मतलब दोनों चले गए रंगीन बनाने के लिए। जब वहाँ गए तो दोनों का मैथमेटिशियन जगा। अब ये जो है, उसने पूछा बी से कि तूने पूरे दिन जो काम किया उसमें बूंदी के लड्डू कितने बनाए। उसने कहा मैंने पूरे दिन काम करके 60 बूंदी के लड्डू बनाए। ये जोर से हंसा और उसने पूछा कि मुझे पूछ तूने कितने बनाए। उसने कहा कि तूने कितने बनाए। उसने कहा मैंने बनाए 20। मैंने कितने बनाए, 20। अब इस ए ने कहा कि बेवकूफ, मैंने 20 बनाए, तूने 60 बनाए। ब्रांड तेरे पास भी वही है, ब्रांड मेरे पास भी वही है, मतलब पैसा तेरे पास भी उतना ही है, पैसा मेरे पास भी उतना ही। समझ पा रहे हो? अब ये जब बात समझ आएगी किसको, बी को, तो क्या कल को बी जो है वो 60 लड्डू बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। वो भी क्या करेगा, 20 बनाएगा। तो ये क्या होता है, टाइम रेट की एक प्रॉब्लम होती है। टाइम रेट के अंदर क्या होता है, आदमी पूरा काम नहीं करता है क्योंकि उसे पता है टाइम के हिसाब से पेमेंट होगा। अब एम्प्लॉयर जो है वो भी समझदार, उसने क्या किया, दूसरे दिन ये दोनों आए, ए और बी। उनको कहा मैं 15 रुपये दूंगा पर लड्डू, एक लड्डू बनाओगे 15 रुपये देंगे, ये रेट दे दी। अब बी जो है उसने क्या किया, शाम को तक 60 लड्डू बनाए और उसने भी क्या किए, 60 लड्डू बनाए। अब ए भी 60 बनाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको पता है कि लड्डू के हिसाब से पेमेंट हो रहा है। अगर नहीं बनाता तो नुकसान होता, तो इसको कम मिलता। शाम हुई, फिर दोनों निकले, फिर दोनों गए, फिर दोनों ने टिकाई और टिकाने के बाद फिर दोनों का मैथमेटिशियन जागा। इसने कहा कि कितने लड्डू बने, इसने कहा कि 60। इसने पूछा कि आज तो तू हंस नहीं रहा है, आज तो तूने भी बने होंगे 60, और उसके हिसाब से तेरे भी बने 60 × 15 कितना हो गया, 900, और मुझे भी कितना मिला है, 900। उसने कहा कि आज मैं नहीं हंसूंगा। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन इसने बने 80 और इसने बने 60। अब इसको मिले 80 के हिसाब से 15 कितना, 1200, और इसने 900। अब इसने पूछा कि भाई कितने लड्डू बनाए, उसने कहा कि 60। ये जोर जोर से हंसा। इसने पूछा कि पूछ मेरे, तूने कितने बनाए, इसने कहा तूने कितने बनाए, इसने कहा कि 80 बनाए। अब वो बी ने कहा कि यार मैंने पूरे दिन सही तरीके से मेहनत से काम की, 60 से ज़्यादा लड्डू तो बनते नहीं। उसने कहा कि किसने कहा इतना एकदम टाइट टाइट बना, पूरे दिन क्यों मेहनत कर रहा था? लड्डू बनाने लाया, मेहनत यूँ किया और एक बार में फेंक दिया, आगे तैयार। एक बार किया और आगे दिया। तू जो है यूँ 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 आधे आधे घंटे कर रहा था, इस वजह से तेरा टाइम लग रहा था। और सही तरीका तो बी का है, वो क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन ये जो वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो पीस रेट के अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है कि क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, क्वालिटी गिरा दी जाती है। तब फिर आए कुछ इंसेंटिव सिस्टम। अब कुछ इंसेंटिव सिस्टम कैसे है, कुछ लोग आए, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है जैसे ना, कुछ लोग आए जिन लोगों ने कुछ बातें कही। वो बातें जो थी वो बहुत गहरी बातें थी और उन बातों को हम समझेंगे। दिन में से एक तो था हाल से, एक था रोवन। वैसे तो देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ना तो वहाँ बहुत सारी थ्योरी आएगी लेबर से रिलेटेड, और कई तो ऐसी थ्योरी आएगी जिसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ऐसा भी कोई बोल सकता था क्या, लेकिन ऐसा बोला गया था। जैसे अब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ किसी ने थ्योरी दी थी कि लेबर को उतना ही पैसा दो ताकि वो क्या करे, जिंदा रह सके। अगर आपने उसको ज़्यादा पैसा दे दिया तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, मर्जिया करेगा और बच्चे पैदा करेगा और
काम नहीं करेगा। अगर उसको बहुत कम दे दिया तो वो भूख के कारण मर जाएगा, तो उसे इतना दो कि वो जिंदा रह सके। समझ आ रही बात? तो ऐसी ऐसी बहुत सारी थ्योरी, लेकिन वो वहाँ की वो अपने काम की नहीं है। अपने यहाँ कौन सी काम की? यहाँ जिनमें कैलकुलेशन है, जिनके अंदर एक्चुअल में पेमेंट होता है, जो इम्प्लीमेंट करने के लायक है, जिसमें से मेनली तो हाल्से और रोवन, उन दो का सिस्टम है। तो हाल्से और रोवन ने क्या कहा, वो अंत तक का आज अपन देखेंगे। बाकी का जो पोर्शन है थ्योरी वगैरह वो हम इसका बाद में देखेंगे। ये हटा ही देते हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। हम्म, 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 हाँ जी। तो ये हो गया आपका टाइम रेट सिस्टम, ये हो गया पीस रेट सिस्टम। अब एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जन फ्रॉम टाइम रेट टू पीस रेट। हम पहले टाइम रेट से पेमेंट कर रहे थे, अब से हम पीस रेट से देना चाहते हैं। तो पहले हमारी पर और रेट थी, अब वो हम उसे पर पीस या पर यूनिट रेट करना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर रेट जो है वो कन्वर्जन कैसे होगा? जैसे क्वेश्चन दे रखा है, रेट पर और जो थी वो 10 थी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर और जो था वो 2 यूनिट था, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो था वो 3 यूनिट था। तो देखिएगा, एक बात आप काट बांध ले, क्या 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 कर ले कि जब भी कन्वर्जन होगा स्टैंडर्ड डाटा से, समझिएगा, अगर आप टाइम रेट से पीस रेट में कन्वर्ट कर रहे हो या पीस रेट से टाइम रेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं करोगे, ये सबके लिए करोगे। तो वहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन काम नहीं आता है, वहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है, मतलब स्टैंडर्ड डाटा है वो काम आता है, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सारा कंसिडर करते हैं। जैसे समझिएगा, अभी हमारी रेट क्या थी, अभी हमारी जो रेट थी वो क्या थी, 10 रुपये पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में हम कितने देते थे, 10 रुपये। ठीक है, अब यहीं पर क्या कीजिएगा, 1 घंटे से अगर पीस रेट पे जाना है तो 1 घंटे की क्या कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिख दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर और कितना, 1 घंटे में कितना बनाना चाहिए, उसे 2 यूनिट बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड लिखिएगा, एक्चुअल मत लिखिएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि ये जो कन्वर्जन हो रहा है टाइम रेट से पीस रेट, वो किसके लिए हो रहा है, सब एम्प्लॉय के लिए हो रहा है। सब एम्प्लॉय के लिए जो यूज किया जाता है डाटा, वो स्टैंडर्ड डाटा यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड डाटा एक्चुअल डाटा में क्या फर्क होता है? एक्चुअल तो जैसे कि ये कैलकुलेटर 4 घंटे में बन जाना चाहिए, ये क्या स्टैंडर्ड है, 4 घंटे में बन जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। मैंने इसको 3 घंटे में बना दिया, ये क्या एक्चुअल है। मैंने इसे 5 घंटे में बना दिया, ये क्या एक्चुअल है। तो जब भी कन्वर्जन होगा वो किसके हिसाब से होगा, स्टैंडर्ड डाटा के हिसाब से होगा, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से होगा, स्टैंडर्ड डाटा लेके किया जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर हम 10 रुपये दे रहे थे, 1 घंटे में उसे कितनी यूनिट बनानी चाहिए थी, 2 यूनिट बनानी चाहिए थी। मतलब इफेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं कि हम 2 यूनिट के लिए उसे 10 रुपये दे रहे थे, तो 1 यूनिट के लिए हम उसे कितने रुपये दे सकते हैं, 5 रुपये दे सकते। समझ आ रही बात? 2 यूनिट के लिए हम कितने दे रहे थे, 10 रुपये। 1 यूनिट के लिए हमें उसे कितना देना चाहिए, 5 रुपये। ये क्या हो गई, पीस रेट कि जितने पीस बनाओगे उसके हिसाब से रेट। जस्ट इसका ऑपोजिट, कि हमारे पास जो थी वो पीस रेट थी, और उसके बाद हम क्या करें, स्टैंडर्ड डाटा। तो पहले तो पीस रेट को लिख दीजिए, 1 पीस और उसका कितने, 10 रुपये। 10 रुपये, वो एक छोटी सी क्लिप चलती है, 10 रुपये के तुरतुरे देना, ऐसा। 10 रुपये हो गए 1 पीस, 10 रुपये। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर और 2 यूनिट है, और एक्चुअल प्रोडक्शन पर और जो है वो 3 यूनिट है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन काम आएगा क्या, नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन काम आएगा क्या, नहीं। समझिएगा, 1 पीस जो है उसके लिए कितना देते हैं हम, 10 रुपये देते हैं। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर और 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाते हैं, 2 यूनिट है। तो यहाँ लिखिए 1 और 1 घंटे में कितनी, 2 यूनिट। 1 घंटे में कितनी, 2 यूनिट। 1 यूनिट के लिए कितना देते हो आप, उसे 10 रुपये देते हो। 2 यूनिट के लिए कितना दोगे, 20 रुपये। तो अगर यूं कहें कि 1 और के लिए हम 20 रुपये देते हैं, तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या, हाँ,
1 घंटे में 2 यूनिटें बनानी है और 2 यूनिटों के लिए 20 रुपये देना है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर क्या करना है, बस ध्यान ये रखना है कि एक्चुअल डाटा काम के नहीं, स्टैंडर्ड डाटा काम के। एक बार वापस देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप वापस देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब भी स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट पे जाएंगे, एक्चुअल रेट से स्टैंडर्ड रेट पे जाएंगे, तब आपको क्या करना है, कन्वर्जन जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड डाटा से करना है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय को ध्यान में रख के नहीं किया जाएगा, ये सबके लिए किया जाएगा, तो स्टैंडर्ड डाटा के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, 1 घंटे के हम 10 रुपये दे रहे थे, 1 घंटे के 10 रुपये दे रहे थे, और 1 घंटे में 2 यूनिट बनानी है, मतलब 1 यूनिट के 5 रुपये। यहाँ हम 1 यूनिट के लिए 10 रुपये दे रहे थे और 1 घंटे में 2 यूनिट बनानी है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट बनानी है, तो 1 यूनिट के लिए 10, तो 2 यूनिट के लिए 20 रुपये। स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड, तो 1 और इज इक्वल टू 20 रुपये। समझ पा रहे बात? अब इसके बाद में 2 लोग आए, हालसे और रोवन, जिनके बारे में बात करेंगे। अब इस सेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा, इस वजह से हम आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हालसे और रोवन को नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हालसे और रोवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर हालसे और रोवन में से पूछे जाते हैं, या फिर रेट कन्वर्जन से पूछे जाते हैं, ताकि ये क्वेश्चन इजीली फ्रेम होते हैं और अप्रोच भी इजी किया जा सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, याद होना चाहिए, मतलब आपको हमेशा ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाटा के हिसाब से रेट कन्वर्जन होगा। क्लियर है सर? मटेरियल लेबर ओवरहेड को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है आपके आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। इनके अंदर ज़्यादा टाइम लगाने का मेन पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि आगे वाले जो आपके चैप्टर है वो ईजी हो जाए। अगर ये चैप्टर आसानी से हो जाते हैं तो ओवरहेड के बाद में यूँ समझिएगा, कॉस्टिंग जो है वो मार्जिनल मटेरियल लेबर और ओवरहेड करने के बाद यूँ समझ लीजिएगा कि 60% जो वो कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि फिर बाकी चैप्टर्स के अंदर कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि मेन कॉस्ट एलिमेंट हो गए, तो फिर हमें क्या करना है, बस इन्हीं के हिसाब से अलग अलग जो मेथड है उनको यूज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने कम से कम एक फ्रेंड को ज़रूर जोड़ें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।